दोस्तों, दिल्ली में हुए धमाके के बाद से हमारी जांच एजेंसियां जिस तरीके से नई जानकारियां सामने ला रही हैं, वह हैरान करने वाली है। हम जिस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे, यह साजिश उससे भी ज्यादा भयानक थी। एंड वेल, दी लेडी जिहादी डॉक्टर्स की चिलिंग कन्फेशन ने सबको हिलाकर रख दिया है। डॉक्टर शाहीन ने कबूल किया है कि उसने जिहादी प्लॉट के तहत महिलाओं की भर्ती की थी। जम्मू कश्मीर से लेकर अल फला यूनिवर्सिटी तक फैले इस नेटवर्क ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं मौलवी इरफान की, जो इस हमले के पीछे एक अहम किरदार के रूप में सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने मेडिकल डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज करने में बड़ी भूमिका निभाई। जीएमसी अनंतनाग में काम करने वाला यह पहला लिंक था जिसने जांच एजेंसियों को यकीन दिलाया कि कोई बड़ी साजिश चल रही है। यह मामला 2023 का है। खुफिया एजेंसियों को एक रिपोर्ट मिली थी कि देश के कई इलाकों में एक गुप्त आतंकी नेटवर्क एक्टिव है। पुलिस और एनआईए ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद पाया कि देश के अंदर एक बड़ा रेडिकल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। सवाल था, इसकी जड़ कहां है? तभी कड़ी जुड़ी डॉक्टर शाहीन से, एक ऐसी डॉक्टर जो अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए कर रही थी। आज दुनिया उसे शाहीन शाहिद के नाम से जानती है। पूछताछ में शाहीन ने बताया कि उसने अपने मेडिकल प्रोफेशन और एजुकेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल करके जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग जमातुल मोमिनात की भर्ती और नेटवर्क फैलाने का काम किया। डॉ. शाहीन ने यह भी स्वीकार किया कि वह मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी। यही वह महिला थी जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज करती थी, खासकर पेशेवर और पढ़ी लिखी महिलाओं को। उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया, मेडिकल वेलफेयर ग्रुप्स और एनजीओ चैनलों के जरिए फंड ट्रांसफर और कम्युनिकेशन को छिपाया। शाहीन ने दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में रेडिकलाइजेशन मीटिंग्स आयोजित की, जहां संदिग्धों को आतंकवादी विचारधारा और फंडिंग से जोड़ा गया। उसका मकसद था जैश-ए-मोहम्मद की महिला शाखा को भारत में मजबूत बनाना और नए लोगों को भर्ती कर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना। करीब 2 साल तक यह नेटवर्क चलता रहा और खुफिया एजेंसियां इसकी हर कड़ी पर नजर रखे रहीं। इस नेटवर्क में एक और नाम सामने आया, डॉक्टर मुजमिल अहमद गनाई का। पूछताछ में पता चला कि उसने जनवरी 2025 में लाल किले के पास हमले की योजना बनाई थी और दिवाली पर भी एक बड़ा धमाका होना था। दोस्तों, इससे साफ है कि यह ऑपरेशन सिंदूर का बदला नहीं था, बल्कि उससे बहुत पहले की तैयार साजिश थी, जिसे उस ऑपरेशन के बाद और तेजी दी गई। अब आते हैं असली सवाल पर, यह नेटवर्क इतना गहरा कैसे था? ढाका, दोहा और इस्तांबुल के बीच इस अल-फला सेल के लिए लॉजिस्टिक्स संभालने वाली भी 2 महिला डॉक्टर थीं। ये दोनों डॉक्टर ढाका मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट थीं और इन्होंने फाइनेंशियल और नॉन मिलिट्री सपोर्ट दिया। यह आतंकी पैसा कतर और तुर्की से डिजिटल वॉलेट्स के जरिए भेजा गया, जिससे आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग होती रही। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इन डॉक्टरों के बीच 400 से अधिक इनक्रिप्टेड चैट्स हुईं, जिनमें हमलों की योजनाओं पर चर्चा की गई। दिल्ली के लाल किले विस्फोट की जांच ने इस पूरे नेटवर्क के फैलाव और उसके संवैधानिक खतरे को उजागर किया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच एक और नाम सामने आया, डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला, पुलवामा जिले का रहने वाला एमबीबीएस और एमडी डिग्रीधारी। वह फरीदाबाद के उसी अस्पताल में काम करता था जहां उमर नबी काम करता था। एनआईए ने उसे आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव के शक में गिरफ्तार किया है। वह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था और मेडिकल प्रोफेशन का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने में कर रहा था। पुलवामा से जुड़े इस मॉड्यूल में कई और डॉक्टर भी शामिल हैं,
जिनका कनेक्शन फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज से है। अब सोपोर पुलिस की कार्रवाई की बात करें। एक बड़े कलेक्टिव ऑपरेशन में सोपोर, जंगीर और रफियाबाद में 25 से अधिक जगहों पर छापेमारी हुई। यह छापेमारी जमात-ए-इस्लामी जैसे बैन किए गए संगठनों से जुड़ी थी। ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में डिजिटल गैजेट्स, डॉक्यूमेंट्स और बैन मटेरियल बरामद किया गया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह ऑपरेशन आतंकवाद और अलगाववादी तंत्र को जड़ से खत्म करने की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब सवाल उठता है, आखिर हम कब तक ऐसे लोगों को शिक्षा और प्रोफेशन की आड़ में देश से खेलने देंगे? हम जो टैक्स भरते हैं, महंगाई झेलते हैं, फिर भी सोचते हैं कि हमारे थोड़े से प्रयास से देश में सुधार आए। वो देशभक्ति आखिर कब तक जवाब देगी जब हमारे ही बीच से कुछ लोग देश के खिलाफ खड़े हो जाएं? क्रिकेट से लेकर गणतंत्र दिवस की परेड तक जब भी हम अपने सैनिकों को देखते हैं तो गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जब मेडिकल प्रोफेशन जैसे सम्मानित क्षेत्र में ऐसे नाम सामने आते हैं तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ पढ़ाई लिखाई इंसान को इंसान बनाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अब एक अनऑफिशियल वॉर में हैं? हमारा सोशल फैब्रिक जितना इंटेंस है उतना ही मजबूत भी है, लेकिन उसे तोड़ने की कोशिशें जारी हैं। कभी विदेशी फंडिंग, कभी पॉलिटिकल सौदेबाजी, कभी फेक मूवमेंट्स, सब इसी मकसद से कि देश को भीतर से कमजोर किया जा सके। आज इतने सारे शिक्षित लोग इस देश की आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं, और जब ये पकड़े जा रहे हैं तो सवाल उठ रहा है, भरोसा करें तो किस पर? कानूनी व्यवस्था अपराधियों को हर सीनर का एक भविष्य होता है कहकर छोड़ देती है। आधी रात में कोर्ट खुल जाता है, लेकिन लाखों पेंडिंग केसेस में कोई हलचल नहीं होती। तो सवाल यह है, कब हम तय करेंगे कि बस अब इसके आगे कोई रियायत नहीं? क्योंकि दुश्मन साफ है, वो हर हथियार का इस्तेमाल कर रहा है ताकि हमें खत्म किया जा सके, और हम जातिवाद, राजनीति और टीवी डिबेट्स में उलझे हुए हैं। हमारे दुश्मन को हमारी फॉल्ट लाइंस पता हैं और वो उन्हें भुना रहा है। लेकिन असली खतरा यह है कि हमें अब भी यह एहसास नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है। बॉर्डर पर खड़ा सैनिक जानता है कि सामने कौन है, पर हम, देश के नागरिक, अब भी अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। तो सोचिए, क्या हम इस वॉर को ऐसे जीत सकते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।